हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारी हिंदी पेडागॉजी के लास्ट चैप्टर के बारे में। इसके बाद हमारी हिंदी पेडागॉजी की सीरीज खत्म हो जाएगी और ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। और सेकेंड पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट में हम उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य बताएंगे और इसके महत्व के बारे में डिस्कशन करेंगे और भाषा दोष होने के कारणों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि भाषा दोषों का निदान कैसे कर सकते हैं और अधिगम अक्षमता जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और किस तरीके से इनका निदान किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सीटेट हो, यूपी टेट हो या फिर किसी भी अदर टेट में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहूँगी कि देखिए, कई बच्चों को है ना कन्फ्यूज़न रहता है दो वर्ड्स में। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है उपचारात्मक शिक्षण। दूसरा एक वर्ड आपने और सुना होगा जिसे हम कहते हैं निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस हैं लेकिन दोनों को ही लोग सब एक ही समझकर चलते हैं। तो देखिए, जान लीजिए कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। बात करें निदानात्मक शिक्षण के बारे में, तो निदानात्मक शिक्षण में हम बच्चे की प्रॉब्लम को देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले वो ये देखता है कि आपको बीमारी क्या है और आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें उपचारात्मक शिक्षण के बारे में, तो इसमें हम करते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका समाधान कैसे किया जाए और किस तरीके से उसका समाधान किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में, जिसमें कि हम बच्चे की समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ विधियों का यूज करते हैं, कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं उपचारात्मक शिक्षण। जैसे उपचारात्मक शिक्षण, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसका जब हम समाधान करते हैं, किसी विषय में हो, किसी को लिखने में हो सकती है, किसी को बोलने में हो सकती है, किसी को सुनने में हो सकती है, किसी भी प्रकार की जो बच्चे के शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करे या फिर उसमें बाधा डाले। ठीक है, तो अगर हम बात करें उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालना, शिक्षण कि बालक की किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आई समस्या का समाधान निकालना या फिर उसकी जो वो समस्याएं फेस कर रहा है उन्हें हल करना। ठीक है, तो इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि उद्देश्य से हमें एक पता चलता है कि इस शिक्षण में किस तरीके से हमें डील करना है और किस तरीके से हमें चीजों को लेकर चलना है। तो पहले बात करें उद्देश्यों के बारे में, तो उद्देश्य हमारा सबसे पहला है बालकों की कठिनाइयों को दूर करना। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि बच्चे को जिस भी प्रकार की परेशानियां आ रही हैं डेली लाइफ में उसकी, तो उन्हें दूर करना। ठीक है, अब ये शिक्षण से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षण से रिलेटेड, जैसे किसी को पढ़ने में दिक्कत है, किसी को मैथ्स में दिक्कत है, किसी को इंग्लिश में दिक्कत है, किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम हो, तो एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको समाधान करें, उसका उपचार करें। दूसरा है विद्यार्थियों की ज्ञान परक अशुद्धियों को दूर करना। देखिए, इसमें हम बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को कुछ नॉलेज तो होती है लेकिन उसकी अशुद्ध मतलब गलत नॉलेज होती है, तो उन अशुद्धियों को दूर करने का भी इसमें उद्देश्य रखा गया है कि बच्चे को नॉलेज तो है लेकिन प्रॉपर वे में नॉलेज नहीं है किसी सब्जेक्ट की या फिर किसी चीज की, तो उसकी अशुद्धियों को दूर करना शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या फिर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करने के बाद भी। ठीक है, तो आपका एम ये होना चाहिए कि आप जब भी कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की जो अशुद्धियां हैं उन्हें आप जरूर दूर कीजिए। तीसरा है छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करना।
देखिए, छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करना, जैसे कि आप देखते हैं कई बच्चों को हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है, या फिर कईयों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, कईयों को मैथ्स में होती है। तो क्या होता है कि जिस विषय में उन्हें दिक्कत है, ठीक है, उन्हें प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम की जब उस विषय की क्लास होती है, मैथ्स की होगी, साइंस की होगी, या फिर एसएसटी की होगी, किसी भी विषय की जिसमें उन्हें प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, तो वहां उन बच्चों का आत्मविश्वास जो होता है वो लो होता है। वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं देना चाहते, अगर उन्हें आते भी हैं तो इसीलिए निदानात्मक शिक्षण या फिर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चों के जो कठिनाइयां आ रही हैं उन्हें दूर किया जा सके और उनके अंदर आत्मविश्वास किया जा सके, उन्हें आत्मविश्वास प्रदान किया जा सके, या फिर वो कॉन्फिडेंटली अपनी क्लास में अपने आप को प्रदर्शित कर सके। चौथा है छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन करना। देखिए, जैसे कि आप बच्चे की हर प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम के बाद बच्चा क्या होगा कि उसे कोई भी दिक्कत होगी, वो डायरेक्टली आपसे जाके पूछेगा कि मैम मुझे इंग्लिश पढ़ने में ये दिक्कत हो रही है, या फिर मुझे इस क्वेश्चन में ये दिक्कत हो रही है। तो क्या होगा, अब बच्चे का व्यवहार ही बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वो आपसे पूछने में कई चीजें घबराएगा, लेकिन जब आपके उसका उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे तो धीरे धीरे उसके जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछ सकेगा। अब बात करते हैं इसके महत्व के बारे में। उपचारात्मक शिक्षण के क्या क्या महत्व होते हैं? देखिए, छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना और उनका समाधान करना। देखिए, किसी भी विषय में बच्चे को जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका पता लगाना और उसकी कठिनाइयों को दूर करना। अब जैसे किसी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं है आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब करके उसे पढ़ाएं, ठीक है, लेकिन जब आपके फ्री पीरियड होते हैं या फिर आपको जब भी टाइम मिले, आप बच्चे को बैठाइए, उसे अलग से समझाइए। क्यों? क्योंकि उसे उस विषय में दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको उसका उपचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। दूसरा पॉइंट है छात्रों की प्रतिभा को उचित पोषण प्रदान करना। देखिए, सब बच्चों में किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा होती है, किसी न किसी प्रकार से कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, तो कोई हिंदी में अच्छा है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जा रहा है, तो ये एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जो कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन जा रहा है उसे अप करने की। तो इसलिए उसकी प्रतिभा को उचित वातावरण या फिर उचित पोषण प्रदान करने की जिम्मेदारी आपकी है। तीसरा है शिक्षण को रोचक तथा उद्देश्यपूर्ण बनाना। देखिए, जैसे कि आपको पता चल गया कि बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो आपका क्या हो गया, आपको ये पता चल चुका है कि इस बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो आप कुछ ऐसे ट्रिक्स ढूंढिए या फिर कुछ ऐसी चीजें करिए कि बच्चे का जो शिक्षण है वो इंटरेस्टिंग भी हो, दूसरा कि वो एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो आप साइंस सिखाने नहीं बैठोगे उसे कि साइंस के कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कर रहे हो। जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम है उसी को ही उद्देश्य मानते हुए उसी को ही आपको पूरा करना है। चौथा है आपका बालक अपने वातावरण में उचित समायोजन कर सके। देखिए, जैसे क्लास का एक एनवायरनमेंट होता है कि बच्चे हर तरीके के बच्चे आते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं। तो इन सभी बच्चों में जो एक समायोजन, मतलब जैसे कोई बिलो एवरेज बच्चा है, सामान्य से नीचे वाला बच्चा है, वो एडजस्टमेंट कर सके उन बच्चों के साथ, तो आपको ऐसा वातावरण देना है बच्चों को, उनकी शिक्षण प्रक्रिया को इस तरीके से करना है कि वो भी समायोजन कर सके, उन बच्चों के साथ घुल मिल सके।
पांचवा है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया क्या कहती है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने का मतलब है कि बच्चे के हर पहलू को हमें ध्यान में रखते हुए उसकी शिक्षण प्रक्रिया करनी है। अब बात कर लेते हैं भाषा दोषों के बारे में। भाषा दोष किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी के बारे में, तो हम हिंदी पेडागोजी के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, जैसे कि पहला आपका है ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन में हम बात करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते बोलते उनकी आवाज एकदम पतली हो जाती है या फिर एकदम मोटी हो जाती है। तो ये क्या होती है, ध्वनि परिवर्तन होती है, जो कि भाषा दोष में आती है। ठीक है, तो इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो 5 प्रकार के दोष हैं, तो ये दोष में आएंगे। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप हो जाता है कि ये भाषा दोष के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल्स या फिर कौन कौन से प्रकार आते हैं। तो अस्पष्ट उच्चारण भी भाषा दोष का एक प्रकार है। ठीक है, हकलाना भी, तुतलाना भी, और तीव्र एवं अस्पष्ट वाणी। देखिए, तीव्र जल्दी जल्दी जो लोग बोलते हैं ना, और अस्पष्ट, एक तो तीव्र जल्दी जल्दी बोल रहे हैं और अस्पष्ट बोल रहे हैं, ये भी एक प्रकार का दोष माना जाता है शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत। दूसरा, देखिए, ये सारे आपको याद रखने हैं। हकलाना भी इसमें आ जाता है, तुतलाना भी आ जाएगा, और तीव्र, अस्पष्ट वाणी भी, और अस्पष्ट वाणी और उच्चारण। तो अस्पष्ट उच्चारण में कि जैसे जो भी उच्चारण हो रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा, सामने वाला व्यक्ति आपकी भाषा को समझ ही नहीं पा रहा, तो उसे हम अस्पष्ट उच्चारण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, भाषा दोष होने के कारण क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण में जैसे कि किसी के बच्चे के गले में कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी की जबान में कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम जो कि उसकी शारीरिक अंगों की वजह से है। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा होता है, शारीरिक कारण होता है भाषा दोष का। दूसरा है वर्णों के उच्चारण का अज्ञान। ठीक है, मतलब किस तरीके से कौन सा शब्द बोलना है, उसी का ही अज्ञान। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का भाषा दोष का कारण बन सकता है। जब किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इससे उच्चारण कैसे करना है, तो वो उसे किसी भी प्रकार से उच्चारित कर सकता है और अपने अनुसार परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक भाषा दोष होने का कारण बन सकता है। तीसरा है क्षेत्रीय बोली का प्रभाव। देखिए, क्षेत्रीय बोली का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों के लैंग्वेज पे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि बच्चे जो सीखते हैं वो अनुकरण करके सीखते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है वो अपने घर से सीखता है, अपने क्षेत्र के अंदर रहकर सीखता है। जैसे कि हरियाणा में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो हरियाणवी सीखेगा, यहीं कोई यूपी में जन्म लेता है तो वो हिंदी सीखेगा, और कोई पंजाब में लेता है तो वो पंजाबी सीखेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, यानी कि जो भी उनके क्षेत्र में बोली जा रही है उस भाषा का प्रभाव उसकी लैंग्वेज में देखा जा सकता है। चौथा है हमारा मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते टाइम डर जाते हैं, या फिर ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, या फिर कोई भी कारण हो सकता है जिसे हम मनोवैज्ञानिक कारण कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा वैसे नॉर्मल बोलता है, लेकिन कई बार वो डर की वजह से या फिर ज्यादा उत्साहित होने की वजह से शब्दों का उच्चारण गलत कर देता है। तीसरा है अध्यापक की अयोग्यता। देखिए, अध्यापक की अयोग्यता सबसे ज्यादा कहा जाए तो गलत कारण माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर टीचर ही गलत शब्दों को यूज करेगा तो बच्चे वही चीज सीखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि एज अ टीचर आप जो भी चीज सिखा रहे हो, जो भी चीज बच्चे को बता रहे हो, उसका प्रोनाउंसिएशन आप ठीक से करें। छठा है हमारा वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव जैसे कि कोई बच्चा ऐसा है कि
हिंदी भाषी क्षेत्र में रहता है या फिर या फिर वो कहीं और जाके रह रहा है, ठीक है, या फिर एक बच्चा है जो कि तमिलनाडु से यहाँ आया है, ठीक है, तमिलनाडु से आया, तमिल सीख रहा, तमिल उसकी वातावरण की भाषा थी, लेकिन यहाँ पर आकर अब वो हिंदी में सीख रहा है। तो क्या होगा कि वातावरण का भी प्रभाव बच्चे की भाषा दोष को प्रभावित करते हैं। मतलब भाषा दोष होने का कारण एक वातावरण का प्रभाव भी पड़ सकता है। जो अब तक वो बच्चा बोलता आया था, तमिल हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, मलयालम हो सकता है, पंजाबी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो वो लैंग्वेज जो अभी तक वो बोलता आया था है और आते ही उसका एकदम से चेंज हो गया, हिंदी बोलने लगा या फिर, तो क्या होगा, वो दोनों में कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, दोनों के शब्दों को मिक्स करने की कोशिश करेगा सीखते टाइम। तो इसीलिए वातावरण भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है किसी बच्चे की भाषा को। सातवां हमारा है अक्षरों एवं मात्राओं का अज्ञान। देखिए, किसी को अक्षर कैसे प्रोनाउंस करने हैं, कैसे क्या बोलना है उसका अज्ञान। जैसे कि आप देखिए, कई बार आपको स, श और स, इन सब में कई बार देखा जाता है कि सबको सा ही बोले जा रहे हैं, तो इनमें डिफरेंसेस हैं। तो ये जरूरी है कि अक्षरों के ज्ञान, मतलब अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा उनकी मात्राओं का भी ज्ञान, ठीक है। जैसे कि ये दोष मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमें जब हम छोटे थे तो लास्ट में ज्ञा पढ़ाया जाता था, इसे हम ज्ञा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज्ञा नहीं, लेकिन अगर हम इसके हिंदी उच्चारण के उस पे देखें तो इसे ज्या पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं कि जो बच्चे को प्रभावित करती हैं। अब ऐसी चीजें बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अपने लास्ट वीडियो के बारे में, जिसमें कि हम हिंदी पेडागोजी का सारा कुछ सिलेबस खत्म करेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।